नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे आसनों पर। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में आसन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हठ योग में भी आसन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आप यूँ कहें कि हठ योग ग्रंथों में आसन सबसे प्रारंभिक सीढ़ी है योग में दक्षता प्राप्त करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग आसन के विषय में समझ लें कि आसन होता क्या है और फिर आसनों की सावधानियों पर चर्चा करेंगे। आसन शब्द का अर्थ ही है बैठना। हम जब भी कोई अतिथि आता है हमारे पास तो हम यही कहते हैं कि आसन ग्रहण करें, तो इसका मतलब है कि आसन का मतलब बैठना होता है। वैसे आसन दो अर्थों में लगाया जाता है। पहला अर्थ बैठना है और इसका जो दूसरा अर्थ है वह है जिस किसी चीज़ पर आप बैठते हैं आसन के अभ्यास करने के लिए, तो उसको भी आसन कहा जाता है। तो इन दोनों अर्थों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो बैठने का अर्थ है कि हमारे बैठने की कला क्या होनी चाहिए, हम किस तरह से बैठें, इसी कला को ही आसन कहा जाता है। तो सामान्य व्यक्ति जब बैठता है तो वह टेढ़ा बैठता है, अपनी रीढ़ को झुका करके बैठता है, गर्दन को झुका करके बैठता है। चाहे कुर्सी पर बैठा हो, चाहे सोफे पर बैठा हो या ज़मीन पर बैठा हो, तो वह अपनी रीढ़ को झुका करके बैठता है। रीढ़ ही हमारे इस पूरे शरीर का आधार है। यदि हमारी रीढ़ ही टेढ़ी है, आधार ही टेढ़ा है, नींव ही टेढ़ी है, तो पूरा शरीर भी टेढ़ा हो जाता है। यानी कि शरीर की जो क्रियाएं हैं वह भी अव्यवस्थित और असंतुलित हो जाती हैं और आप यूँ कहें कि व्यक्तित्व भी टेढ़ा हो जाता है। और इतना ही नहीं, हम अगर बैठते भी हैं तो सहारा लेकर के बैठते हैं। सहारा लेकर के बैठने पर भी हमारी रीढ़ कमज़ोर हो जाती है और शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए आज के इस परिप्रेक्ष्य में हमें बैठने की कला सीखनी चाहिए। बैठने की कला न ठीक होने से, हमारा पोस्चर न ठीक होने से अनेक प्रकार के शारीरिक रोग हो रहे हैं। कमर में दर्द, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, ये सब समस्याएं बहुत गंभीर रूप धारण करती जा रही हैं और आज के युग में जहां बैठने का ही ज़्यादा काम होता है उसमें ये समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए हमें बैठने की सही कला का ज्ञान होना चाहिए। तो जब भी बैठें अपनी रीढ़ को सीधा करके बैठें और इस क्रिया को करने से आप केवल अपने शरीर को ही नहीं स्वस्थ कर रहे हैं, अपने मन और भावनाओं को भी स्वस्थ कर रहे हैं। तो इस तरह से सीधे बैठने का हुआ। और आप देखें कि महर्षि पतंजलि का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में आसन का जो अर्थ लिया गया है वह ध्यान के ही आसन के रूप में है। वे कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, स्थिरतापूर्वक और सुखपूर्वक जब आप बैठते हैं तो उसको आसन की संज्ञा देते हैं। तो इसलिए जो हठ योग के अन्य बहुत सारे आसन हैं उनमें भी लोगों में एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि बैठने वाले आसन को आसन कहा जाए या जो हठ योग के आसन हम करते हैं, पश्चिमोत्तानासन, त्रिकोणासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, उनको आसन कहा जाए या इसको आसन कहा जाए। तो सामान्यतः आप दोनों को आसन कह सकते हैं, लेकिन जो बैठने में जो ध्यान के लिए आपको तैयार करता है वास्तव में योग के वही आसन सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो महर्षि ने जो आसन की परिभाषा दी है वह स्थिर सुखासनम, वह ध्यान के ही आसन के रूप में है। तो सबसे पहले हमें ध्यान के आसनों को भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि ध्यान के आसन आप सीखते हैं तो आप आगे की और जो भी अष्टांग योग के जो अंग हैं उनका भी आप अभ्यास सरलता पूर्वक कर पाएंगे। अगर आप आसन नहीं ठीक से सीखते हैं, बैठने की कला नहीं सीखते हैं, तो आप प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आपका ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बैठने की कला का हमें ज्ञान होना चाहिए, जो ध्यान के आसन हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह से हमने आसन के विषय में आपको बताया। और फिर आसन जो जिस पर हम बैठते हैं आपको
उस आसन के विषय में भी ज्ञान होना चाहिए। कोई भी एक आसन, जैसे एक दरी हो या आजकल मैट आते हैं, उन मैट को आप बिछा लें या कंबल को 2-3 परत कर लें, उस पर बिछा करके आप आसन का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि कोई भी जो आप आसन का प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उस आसन में ये ध्यान रखें कि बहुत कड़ा बिछौना भी ना हो और बहुत गद्देदार भी ना हो, बहुत सॉफ्ट वाला भी ना हो, क्योंकि बहुत सॉफ्ट वाले में भी आप ठीक तरह से सीधे नहीं बैठ पाएंगे, और बहुत कड़ा अगर है तो आप ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहली सावधानी है कि जब भी आप यौगिक क्रियाएं करें, यौगिक क्रियाओं में आसन सबसे पहले श्रेणी में आता है, सबसे पहले नंबर पर आता है, तो उसमें आप खाली पेट अभ्यास करें। कुछ खा पी करके जब आप अभ्यास करते हैं तो आपका अभ्यास बहुत सहज नहीं हो पाएगा, आप ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे। तो इसलिए हमें खाली पेट अभ्यास करना चाहिए। दूसरा, हमें अपने ब्लैडर को, मूत्राशय को भी खाली कर लेना चाहिए। तीसरा, अपनी बड़ी आंत को भी खाली कर लेना चाहिए, यानी मल त्याग करने के बाद ही आप अगर आसन का अभ्यास करते हैं तब आपके आसन वे सरल और सहज होंगे और फिर लाभदायक होंगे। तो इसलिए यह जरूर ध्यान रखें कि आप अपने इन तीनों चीज़ों को खाली रखें। लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखें कि जैसे कुछ लोग हैं जिनका प्रारंभिक स्थिति में पेट नहीं साफ हो पाता है, तो वे सरल आसन अभ्यास करें, सरल आसनों का अभ्यास करें, और कुछ दिन तक सरल आसनों का अभ्यास करते जाते हैं तो फिर निश्चित रूप से उनका पेट साफ होने लगेगा, और फिर वे उसके बाद पेट साफ होने के बाद फिर कठिन अभ्यासों को भी अपने अभ्यास में जोड़ सकते हैं। इसके बाद आप ध्यान रखें कि जहां आप अभ्यास कर रहे हैं वह स्थल समतल होना चाहिए, बहुत समतल जगह होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, कीड़े मकोड़ों वाली जगह नहीं होनी चाहिए, और क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। सामान्यतः ये कहा जाता है कि आप कहीं बाग में करें, बगीचे में करें, नदी के किनारे करें, या कहीं ऐसी जगह पर करें जहां हरियाली हो, तो वहां आसनों का अभ्यास किया जा सकता है। लेकिन अगर आप आसनों में या योग में कुछ उन्नत अभ्यास करना चाहते हैं, मेडिटेशन या प्राणायाम आदि करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये जान लें कि आप अपने घर के अंदर कहीं एक सुरक्षित जगह पर करें, और क्रॉस वेंटिलेशन जरूर हो, खिड़कियां खुली हों, लेकिन हवा का सीधा प्रवाह आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और फिर इसके बाद हम पहने क्या? कपड़ा जो पहने वह बेहतर है कि सूती वस्त्र पहने और मौसम के हिसाब से पहने। अगर आप ठंड में कर रहे हैं तो कुछ ऐसे कपड़े पहने कि जो आपको गर्मी दें, और अगर आप गर्मी में कर रहे हैं तब आप कुछ ऐसे कपड़े पहने कि जो आपको ठंडक दें, या आप यूँ कहें कि हल्के कपड़े हों और थोड़ा सा बहुत टाइट कपड़े ना पहने। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और इन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप जब भी आसन का अभ्यास करें या योगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो आप योग्य मार्गदर्शन में करें। अगर मार्गदर्शन ठीक नहीं है, आप सही तरीके से अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो आप अभ्यास में अपने और नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। और हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम कहते हैं, यद्यपि वे प्राणायाम के विषय में कह रहे हैं, लेकिन आप ये पूरे यौगिक अभ्यास के विषय में समझ लें। वे कहते हैं कि प्राणायाम युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्। यदि आप प्राणायाम का युक्तिपूर्वक अभ्यास करते हैं तो आपके सभी रोगों का क्षय हो जाएगा, सभी रोगों का नाश हो जाएगा। लेकिन दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि अयुक्तेन योगाभ्यासेन, यदि आप अयुक्तिपूर्वक अभ्यास करते हैं, उचित तरीके से अभ्यास आप नहीं करते हैं, तो सर्वरोग समुद्भवा, सारे रोग भी आपको पैदा हो जाएंगे, यानी सारे रोग भी आपको पकड़ लेंगे। तो इसलिए जब भी अभ्यास करें युक्तिपूर्वक अभ्यास करें, समझदारी के साथ अभ्यास करें। यदि आप अभ्यास कर रहे हैं और पहले दिन में आप पूर्ण दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है, धीरे धीरे दक्षता मिलती है। रोज रोज रेगुलर करते जाएं, कंसिस्टेंटली करते जाएं, रेगुलरली करते जाएं, तब आपको दक्षता मिलती है। पहले दिन में आप बहुत पूर्णता प्राप्त करने का न सोचें।
तो अगर आप पहले दिन में पूर्णता प्राप्त करने का सोचेंगे तो आप जल्दबाजी में करेंगे और बिना सोचे समझे करेंगे और फिर उससे आपको नुकसान हो जाएगा। तो जब भी आप अभ्यास करें तो सहजता के साथ करें, धीरे धीरे, और जो कर रहे हैं बस उसी में आप अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट मानें। ये सोचें कि उसी में खुश रहें, आप जो कर रहे हैं बस करने में खुश रहें, उसके लक्ष्य या फल पर ध्यान ना दें, बस करने में ही आपको आनंद आते रहना चाहिए। तो एक तो इस बात का ध्यान रखें, और दूसरा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप अभ्यास करने लगें, समय पर भी हमें ध्यान रखना है कि उसका करने का क्या समय होना चाहिए। ज़्यादा बेहतर ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है, यानी सूर्योदय के पूर्व का। लेकिन आजकल का जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, उसमें लोग रात में काम करते हैं, तो उस स्थिति में सुबह करना उनके लिए मुश्किल होगा। तो उस स्थिति में वो ध्यान रखें कि जब उनको समय मिले तब कर लें, लेकिन ये ध्यान रखें कि खाली पेट करना है। जो लोग कर सकते हैं सुबह, तो वे तो सूर्योदय के पूर्व ही करें, और जिन लोगों को इस तरह से कुछ व्यवहारिक परेशानियां हैं तो उस स्थिति में वे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट होना चाहिए। खाली पेट में आप ये देखें कि जैसे आप सुबह मान लो आप 8 बजे या 9 बजे 10 बजे उठते हैं, तो उस स्थिति में आप कैसे करेंगे, तो उस स्थिति में आप तुरंत कर लें, उठें और फिर फ्रेश होने के बाद आप अभ्यास कर लें। लेकिन कुछ लोग जैसे जिनको सुबह का समय नहीं मिलता है, फिर उसके बाद ऑफिस भागना होता है, तो वे शाम को कर सकते हैं। तो शाम को इस तरह से करें कि जैसे आपने लंच 2 बजे 2:30 बजे किया है, तो उस स्थिति में आप लंच और अभ्यास के बीच में लगभग 3 से 3.5 घंटे का गैप रखें। यदि आपने कुछ नाश्ता किया है हल्का सा, तो उसमें आप 2 घंटे का गैप रखें। यदि आपने दूध आदि पिया है तो 1 घंटे का गैप रखें, चाय आदि पिया है तो आधे घंटे का गैप रखें। इस तरह से आप ये खान पान का भी ध्यान रखना है। और एक बात का यह भी ध्यान रखना है कि खान पान समय से लेना है। आप एक नियत समय बना लें कि इस समय हमें लेना है अपना लंच, इस समय ब्रेकफास्ट, इस समय डिनर। तो उस हिसाब से आप निश्चित समय पर अगर आप आहार लेते हैं, तब आपका प्रैक्टिस बहुत सफल हो पाता है। अन्यथा प्रैक्टिस उतनी सफल नहीं हो पाती है, आपको अपने अभ्यास में उतनी दक्षता नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से इन सावधानियों को आपको अपनाना होगा। लेकिन एक बात का यह ध्यान रखें कि बिना अभ्यास किए हुए आपको सफलता नहीं मिल सकती है। कोई शॉर्टकट नहीं होता है। किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज़ में, किसी भी जीवन के मार्ग में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको कठिन परिश्रम के अतिरिक्त और दूसरा कोई मार्ग नहीं होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि क्रियैव युक्तस्य सिद्धि स्याद् क्रियस्य कथम भवेत्, यानी कि केवल अभ्यास से ही आपको सिद्धि मिल सकती है, बिना अभ्यास से सिद्ध नहीं मिल सकती है। न शास्त्र पाठ मात्रेण योग सिद्धि प्रजायते, केवल शास्त्रों के अध्ययन से भी सिद्धि नहीं मिलती है। न वेश धारणे सिद्धि, न वेश के धारण करने से सिद्धि मिलती है, न कारणम च तत्कथा, और कथा कहने से भी सिद्धि नहीं मिलती है। क्रियैव युक्त से सिद्धि, तो केवल क्रिया के ही अभ्यास से आपको सिद्धि मिलती है। सत्य में तन्य संशय, इस बात में कोई संशय नहीं है। तो इस तरह से अभ्यास को ही महत्व दें। अभ्यास के साथ साथ अगर आप विवेकपूर्वक और बुद्धिपूर्वक करते हैं तो वह सोने पर सुहागा होता है। तो इस तरह से ये सावधानियां हैं योग के आसनों के अभ्यास की। फिर इसका आप जरूर अभ्यास करें और फिर इसके बाद हम लोग अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।